सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आज अपन सीखेंगे कि कैसे ह्यूमंस और एआई दोनों मिल करके एक पावरफुल इकोसिस्टम बनाते हैं। ये जो ऊबर का केस स्टडी है ना, जस्ट एक सिंपल या नॉर्मल केस स्टडी मत समझना इसको। जब आप एंड पे पहुंचोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होंगी। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। काफ़ी लोग पहले वाली वीडियो में भी कह रहे थे कि भाई दिखता नहीं है। चलो, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन देते हैं। देखो, आपको पता है ऊबर के पास में एंड्रॉयड का सबसे बड़ा कोड बेस है, जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10 लाख प्लस फाइल्स है। एंड जहाँ पे 1 करोड़ से भी मतलब 10 मिलियन प्लस लाइन्स ऑफ कोड है। तुम सोचो, अगर एक एक को भी तुम मूव करना शुरू करते हो तो पहले क्या था कि सिंस हम लोग जावा यूज़ करते थे एंड्रॉयड के लिए, तो इसलिए उन्होंने जावा पे लिखा था सारा कोड। बट क्या हुआ कि अब जब गूगल ने कॉटलिन को अडॉप्ट किया और उसको फाइनली जो है वो कंपलसरी कर दिया, तो उसके बाद में उबर भी धीरे धीरे मूव करना शुरू की। बट उनका प्रडिक्शन था कि वो पूरा 8 साल में करेंगे। एंड कैसे उन्होंने बस 3 साल में ही और उससे भी कम में पूरा माइग्रेशन कर रहे हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है स्टोरी। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, और यार भाई वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा टाइमलाइन की बात करते हैं। 2017 में गूगल जो है वो कॉटलिन को चूज़ करता है एज एंड्रॉइड, मतलब ऑफिशियली नहीं करता है, बट हाँ बोलता है कि आप स्टार्ट कर सकते हो कॉटलिन यूज़ करना फॉर एंड्रॉइड डेवलपमेंट। अब उबर जो है वो उसको स्टार्ट करता है सीखना, मतलब अभी भी उनके ऐसा फ्लो में नहीं था कि हमें कन्वर्ट करना है, बट जस्ट दे वर ट्राइंग टू बिल्ड। एंड उसमें काफ़ी चीज़ें थी, जैसे बिल्ड टाइम बहुत स्लो था। उसके बाद में उबर ने क्या किया, 2018 में एक बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी बनाई, एंड दिस इज उबर शिप्स नल्लवे। नल्लवे एक चीज़, नल्लवे का रिपोजिटरी है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो कैसे उन्होंने मतलब पूरा जब कन्वर्जन कर रहे थे ना कॉटलिन के साइड पे, तो उनका एक बहुत ही पावरफुल टूल यहाँ पे आया विच इज़ नल अवे। आगे बात करेंगे इस पे। उसके बाद में 2021 में क्या हुआ कि जो कॉटलिन है वो फुल सपोर्ट मिल गया उसको, विच इज़ मतलब गूगल वालों ने भी बोल दिया कि अब हम लोग ऑफिशियली कॉटलिन ही यूज़ करेंगे फॉर एवरीथिंग। उसके बाद में 2022 में क्या हुआ कि काफ़ी लोग जो है उसको प्रेफर करने लग गए, एंड पीपल स्टार्ट अडॉप्टिंग एंड स्टार्ट शिफ्टिंग टू कॉटलिन कोड बेस। उसके बाद में 2025 में क्या हुआ कि उबर ने टोटली जावा को बैन कर दिया, मतलब अब कोई भी उस पर जावा लिखेगा तो वो नहीं रन करेगी। अच्छा, तो ये तो था थोड़ा सा ग्लिम्स एंड थोड़ा सा उसके बारे में कि क्या हुआ उबर के पूरा टाइमलाइन को लेकर के। नेक्स्ट आते हैं कि आखिरकार प्रॉब्लम थी क्या। तो आपको स्क्रीन दिख रही है? ठीक है। सबसे पहले प्रॉब्लम था कि यार 10 लाख फाइल्स हो ना जावा में, तो उसको कन्वर्ट करने में भाई फट जाएगी लिटरली। एंड यहाँ पे क्या हुआ था कि कॉटलिन जो है वो 2017 से भी अवेलेबल था, पर जो उबर था वो उसको तुरंत अडॉप्ट नहीं किया था, बिकॉज उसमें समझ रहे हो मतलब 1 करोड़ प्लस लाइंस ऑफ अगर आपके पास में कोड लिखा हो तो एक बार में कॉटलिन में तो वो शिफ्ट होगी नहीं। उन्होंने सोचा कि यार 8 साल तो लग ही जाएंगे। तो उन्होंने सोच, बिकॉज उस समय एलएलएम्स वगैरह भी नहीं थे, तो उन्होंने एक प्रोडिक्शन करा कि इतना साल तो लग ही जाएंगे। एंड गैस व्हाट, उन्होंने जब शुरू करने वाले थे तो ऐसा नहीं था कि एक एक फाइल करके माइग्रेट कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल, आप बोल सकते हो कि एक टूल बनाया, एंड दैट इज एक्चुअली नल अवे। तो नल अवे एक ओपन सोर्स टूल है, चलो दिखाते हैं नल अवे। ठीक है, तो उबर का ही है नल अवे। तो ये क्या करती है, जैसे देख रहे हो उबर का नल अवे है। एंड व्हाट दिस एक्चुअली डू इज फास्ट एनोटेशन बेस्ड नल चेकिंग फॉर जावा। तो जब ये माइग्रेट कर रहे थे ना, तो क्या हुआ कि सिंस देखो जावा में नलेबिलिटी सपोर्ट नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी फाइल्स में कौन सा नलेबल रखना है, किसको नहीं रखना है। उसके लिए इन्होंने बनाया था नल अवे। आगे और बात करेंगे इस पे। अच्छा, तो सबसे पहला यही रीज़न था कि क्यों हम उसको नहीं चूज़ कर रहे हैं, मतलब जावा को अब क्यों वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे, बिकॉज जावा में नल सेफ्टी नहीं है। कितना भी आप कर लो, उसमें कुछ भी लगा लो, बट नल सेफ्टी नहीं होने की वजह से आपको आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें लिखनी पड़ती थी, तो कोड हैवी हो जाएगा। और इसके बाद में फिर यूजर्स को क्रैशेस वगैरह भी आते थे, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा रिकरिंग प्रॉब्लम थी, एंड देन दे डिसाइडेड टू शिफ्ट। अब हुआ यूं कि जैसे उन्होंने जावा से कॉटलिन धीरे धीरे माइग्रेट करना शुरू किया, तो जब कोड बेस में जावा और कॉटलिन दोनों थे, तो उनकी जो बिल्ड थी वो काफ़ी स्लो थी, बिकॉज एक तरफ तो वो कॉटलिन में कंपाइल हो रहा था, फिर जावा को भी अलग से कंपाइल होना पड़ रहा था। तो बेसिकली जो बिल्ड टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, एंड अप्रॉक्सीमेटली 4 साल ऐसे लग गए उनको जस्ट माइग्रेशन स्टार्ट करने से पहले। मतलब समझ रहे हो आप? जैसे मान लो अगर आप लड़ने जा रहे हो, युद्ध करने जा रहे हो, तो क्या होगा ना कि पहले आप प्रिपरेशन करोगे, बट प्रिपरेशन ही भाई यहाँ पे 4 साल इनको बस प्रिपरेशन में ही लग गया, बिकॉज इनको काफ़ी सारी चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ी। एंड जिसके वजह से इनको 4 साल बस, मतलब आप समझ रहे हो 2017 में उन्होंने स्टार्ट किया, 2021 या 22 तक उन्होंने प्रिपरेशन करी कि कैसे क्या चीज़ें होंगी। इस ये होता है भाई असली कोड बेस, जब वो एक एक करोड़ लाइन जब माइग्रेट करना हो ना, तब होती है असली टेस्टिंग। अच्छा, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं
देखो अब हम लोग फाइनली आ चुके हैं कि व्हाट दे हैव बिल्ट, नल अवे। तो नल अवे उन्होंने एक टूल बनाया जो मार्क करता है कि कौन सी यहाँ पे फंक्शंस या कोई भी वेरिएबल्स नलेबिलिटी होगी कि नहीं होगी। सो बिफोर टचिंग एनी फाइल्स दे हैड टू नो व्हाट वाज नलेबल एंड व्हाट वाजंट। भाई मैंने बताया कि मान लो आपने कोई फंक्शन लिख रखा है लेकिन वो फंक्शन का नलेबिलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है, तो उस केस में उसको हम नहीं छुएंगे। तो उन्होंने ये पहले ये डिसाइड किया कि कौन से फंक्शंस और वेरिएबल्स मेरे नलेबल हो सकते हैं। सो उन्होंने क्या किया, एक टूल बनाया और भाई इसको ओपन सोर्स कर दिया। तो व्हाट नल अवे डज, इट एक्चुअली रन्स ड्यूरिंग योर बिल्ड। जब आप बिल्ड करते हो ना तो ही ये यहाँ पे बिल्ड होती है। एंड कैचेस नल क्रैशेस बिफोर यू रीच यूजर्स। तो क्या करता है कि जैसे ही अगर मान लो यूजर्स तक कोई कोड बेस या फिर कोई कोड पहुँच रहा है, उससे पहले ही ये डिटेक्ट कर लेगी कि कहाँ पे क्रैशेस आ सकती हैं। एंड यहाँ पे जो ओवरहेड है वो भी काफ़ी कम थी और ये ओपन सोर्स है। एंड वाइट केम फर्स्ट। अब रीज़न क्यों था इसको लाने का, बिकॉज वो लोग चाहते थे जावा से कॉटलिन कन्वर्ट करना। एंड अगर आप ऐसे देखो तो डायरेक्टली अगर देखो हमारे पास में ना एक इंटेलिजे का आता है J2K कन्वर्टर, मतलब जो आपका जावा टू कॉटलिन कन्वर्ट कर देगा। बट क्या होगा कि कई बार है ना वो जो J2K टूल है वो खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी फंक्शंस को मेरे को रखना है और कौन सी फंक्शंस को मेरे को हटाना है। तो जब वो ऐसे बीच में कंफ्यूज हो जाता है ना तो वो सब को ही ना लेबल बना देता है। एंड उनको ये चाहिए नहीं था, वो बस ये चाहते थे कि जो ऐसी फंक्शंस या फिर वेरिएबल्स हैं जो मेरे को नलेबल हो सकती है बस मेरे को वही कन्वर्ट करनी है। तो बस इसलिए उन्होंने नल अवे बना करके ओपन सोर्स कर दिया। एंड दिस इज़ द पावर ऑफ ओपन सोर्स गाइस। तो अब माइग्रेशन पाइपलाइन कैसी थी, सबसे पहले मेरा नलेबल क्या करता था, नलेबल एनोटेशन टैग करता था। उसके बाद में जो मेरा J2K कन्वर्टर है उसको कन्वर्ट करता था फ्रॉम जावा टू कॉटलिन। उसके बाद में पोस्ट प्री प्रोसेसर, मतलब जो भी ह्यूमन वगैरह वो उसको देखते थे एंड देन प्री प्रोसेस करते थे। अभी देखो अभी भी मेरा यहाँ पे कहीं पे भी LLM या AI नहीं आया है। सो अभी रुक जाओ आगे आएगा, ठीक है। तो अभी तक ये मतलब 2022 से पहले तक ये ऐसे ही कर रहे थे। उसके बाद में जो ब्लेम है, मतलब जो मेरा गेट यूज़र जो ऑथर उसको ऑथराइज किया था वो उस पर अभी भी रहेगा, मतलब वो ऐसा हट नहीं जाएगा, ठीक है। कि किसी और ने आकर के कमिट कर दिया तो वो बेसिकली हट जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दैट इज़ हाउ दे बिल्ट द नल अवे। तो अब आ जाता है यार तीसरे पार्ट की तरफ, जहाँ पे हम समझेंगे कि कैसे जावा फाइल को कॉटलिन में कन्वर्ट किया जाता था एंड विद द हेल्प ऑफ एआई। जहाँ पे अपन समझेंगे कि कैसे हमारा लैंग ग्राफ बहुत ही यूज़ में आया। तो देखो जब से सबसे पहले जब भी कोई जावा फाइल में कन्वर्ट करनी थी ना, तो वो सबसे पहले नल अवे से स्कैन होता था कि कौन कौन से यहाँ पे फंक्शन से वेरिएबल्स है जिसको नलेबल बनाना है। तो ये क्या करता था ना, लेबल ऐड कर देता था उसी मतलब फील्ड या पैरम में या रिटर्न टाइप पे एटसेट्रा, एंड दैट कैन बी नल। तो मैप्स दी होल फाइल। उसके बाद में क्या होता था, ये इंटेलिजे J2K कन्वर्टर के पास जाता है और उसके बाद वहाँ पे क्या होता है कि आपका एक नलेबल मतलब जो स्ट्रिंग है वो उसको चेक करता है एंड फिर उसको कन्वर्ट करता है अकॉर्डिंगली। एंड सो दैट वहाँ पे वो चीज़ें एक्यूरेट हो और कुछ भी मतलब यहाँ पे वो खुद से एज्यूम ना कर ले। उसके बाद में आता है LLM रीराइट। तो क्या होता है ना कि देखो कॉटलिन को लिखने का एक तरीका होता है, तो जब J2K उसको कन्वर्ट करता है तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ही अच्छे से लिखता है। तो कॉटलिन में क्या होता है, सिंस अलग अलग, जैसे मान लो कि हमारे पास में होता है डेटा क्लासेस में बहुत सारे फंक्शंस हैं। फिर मान लो कि यहाँ पे आपके पास में स्कोप फंक्शंस होते हैं उसको यूज़ करके। तो जैसे मान लो ये चीज़ मेरी कन्वर्ट होकर के आई कॉटलिन में, ठीक है। अगर यूज़र मेरा नल नहीं है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, यूज़र अगर मेरा नल नहीं है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यूज़र क्वेश्चन मार्क एंड डॉट नल नेम। तो ये क्या करता है, LLM बेसिकली रीराइट करता है, चेक करता है पूरे कन्वर्टेड कॉटन फाइल को कि वो सही से आइडियोमेटिक वे में लिखा हुआ है कि नहीं है। तो वहाँ से फिर हमारा ऑप्टिमाइजेशन शुरू होता है। और इधर पे आने के बाद नेक्स्ट है मेरा बिल्ड होती है एंड देन एरर्स वगैरह चेक किया जाते हैं एंड वही LMC फिर उस एरर्स को फिक्स करता है और ये लूप चलता ही रहता है अनटिल एंड अनलेस सब कुछ फिक्स ना हो जाए। उसके बाद में क्या करता है, जो भी मेरा कमिट्स पहले हो चुके थे उनको वो मतलब प्रिजर्व करके रखता है, सो दैट जो ब्लेम है, जो बेसिकली गेट ब्लेम है, वो सही इंसान पे हो, मतलब जो उसने कोड, तो जो जिस बंदे ने उस कोड को लिखा है वो वहाँ पे इंटैक्ट रहे। नेक्स्ट है कि जो मेरा लास्ट स्टेज है विच इज़ टू लाइक डेवलपर एंड रिव्यूज दिस PR। तो एवरी जो भी AI जनरेटेड चेंज होता है वो हर एक मतलब PR देखते हैं कि वो सही से हुआ है कि नहीं है। तो एट द एंड जब डेवलपर्स को रिव्यू कर देते हैं एंड फाइनली थिंग्स गेट्स मर्ज्ड। तो इसी तरीके से मेरा पूरा का पूरा फ्लो चलता है। तो जब 2025 में उबर ने कॉटलिन कॉन्फ में ये चीज़ बोला था तो वहाँ पे उन्होंने ऐसा ज्यूम किया कि अब 3 साल से भी कम टाइम पे वो पूरा का पूरा माइग्रेशन कर पाएंगे। एंड दिस माइग्रेशन इज स्टिल गोइंग। अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं आया है कि एक्चुअली में वो लोग आगे क्या करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद में व्हाट एक्चुअली शिफ्ट।
तो देखो यहाँ पे क्या है, अब कोई भी जावा कोड अलाउड नहीं है। यहाँ पे 20+ ऐप्स हैं उनके जो कि माइग्रेट हो चुके हैं। एंड सो भी आपका जो पी है वो 10% फास्ट हो चुका है। मतलब जो भी पी रेट रिव्यू थी वो 10% से इंक्रीज कर गई है, तो मतलब स्पीड अभी डेवलप एंड फास्ट हो रही है। तो बिफोर और आफ्टर में चेक कर लेते हैं। बिफोर में क्या है, डेव्स कन्वर्टिंग जावा बाय हैंड। तो क्या होता था कि जो भी मेरे डेवलपर्स थे वो बेसिकली हैंड बाय हैंड मतलब अपने खुद से ही लिख करके जावा को कन्वर्ट करते थे कॉटलिन में। बट उसके बाद में हमने इसको शिफ्ट कर दिया विद एआई पाइपलाइन। उसके बाद में एनपीई फाउंड इन द प्रोडक्शन, जो भी मेरे नल पॉइंट एक्सेप्शन थे वो बेसिकली यहाँ पे बिल्ड टाइम पे आप नल अवे से कैच कर लेते थे। अब यहाँ पे 8 साल फिनिश करने को लग रहा था, बट अभी यही चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट हो गई है एंड 3 साल से भी कम में ये अब हो जाएगा, ऐसा उनका प्रोडिक्शन है। उसके बाद में गिट ब्लेम जो है वो काफ़ी टाइम जो है वो लॉस्ट हो जाता था, मूव हो जाता था, बट अभी जो गिट ब्लेम है वो प्रिजर्व्ड रहेगी। एंड यही यहाँ पे सबसे बड़ी एंड खास बात है। तो बस यही तक है। और भाई कुछ की टेक अवेज मैं बता देता हूँ। लाइक जब भी आप कुछ भी माइग्रेशन करते हो, इस केस में जैसे उबर ने क्या क्या एनोटेशन को पहले चलाया, तो बेसिकली मेरे को ये आपको बताना था कि जो पूरा फ्लो है, द एग्जैक्ट फ्लो, कि वो कैसे एक एक चीज़ को कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने तुरंत किया और तुरंत ही मतलब माइग्रेट करना शुरू कर दिया। भाई उनको बस प्लान करने में 4 साल लगा था, तुम सोच रहे हो, प्लान करने में। तो वो चीज़ होती है प्लानिंग। आपकी अगर प्लान बहुत स्ट्रांग हो ना तो आपको एग्जीक्यूशन में टाइम नहीं लगता है। दैट इज़ वन थिंग। तो जैसे इन्होंने एनोटेशन का एक प्लान बनाया था कि नलेबल बना करके उसने फिर जितना भी फाइल्स थे उस सबको बिल्ड टाइम पे ही भाई नलेबल ऐड कर दिया। तो अब वो चीज़ बहुत आसान हो गई। ठीक है। उसके बाद में एआई स्टेप्स ऐड किया। तो देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे ह्यूमन और एआई दोनों मिल करके एक पावरफुल इकोसिस्टम बनाते हैं एंड दिस कैन डू अ लॉट दैट वी कैन थिंक। तो जस्ट एक कोड लिखने के लिए नहीं, बट फॉर ऑल द वैरायटी ऑफ थिंग्स दैट वी कैन डू यूजिंग दिस ओनली। एंड उसके बाद में क्या है कि रिव्यू। देखो ऐसा नहीं है कि उन्होंने एलएम लगा दिया तो सब कुछ हो गया, नहीं। दे स्टिल रिव्यू द कोड, क्योंकि उनको पता है कि कभी ना कभी हेलोसिनेट कर सकते हैं वो लोग। तो दैट्स वाई दे बेसिकली रिव्यू। देन दे कैलकुलेट योर रियल टाइम लाइन। ठीक है। तो जैसे उन्होंने सोचा था कि 8 साल में करेंगे, बट विथ टाइम दे हैव डिसाइडेड कि अब ये 3 से भी कम साल पे ही हो जाएगा। तो ये होती है एग्जीक्यूशन का पूरा टाइम लाइन। देखो उनको नहीं पता था कि कितना होगा, कितना टाइम लगेगा, बट दे केप्ट अ रियल डेडलाइन कि भाई 8 साल तो लग ही जाएंगे, इतना ज़्यादा इसमें कोड्स वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये होता है असली प्लानिंग, असली जो भी आप सोचते हो कि हाँ मेरे को इतना टाइम ये लग सकता है। ऐसा नहीं कि टीम को बोल दिया कि भाई अभी मेरे को प्लान करके दो तो अगले 1 साल में हो जाएगा, नहीं। उन्होंने एक सॉलिड प्लान बनाया एंड उसमें ही उन्होंने प्रॉपर टाइमलाइन डाली कि इतना टाइम तो लगेगा ही। इसको बोलते हैं एक्सपर्ट थिंकर्स। अच्छा, अब इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि जो मेरा उबर है ना वो सोच रहा था कि यार उनका खुद का एआई असिस्टेंट बनाएंगे वो लोग। बट क्या हुआ, 6 महीने के बाद उन्होंने उसको डिच कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि वो compete नहीं कर सकते गूगल और कोपायलट जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से। तो उन्होंने क्या किया कि उनका जो खुद का कोडिंग असिस्टेंट था उनको डिच करके और उन्होंने गिटहब के साथ कोलैबोरेट कर लिया। तो ये होती है कि कब आपको डिसीजंस लेने हैं, कब छोड़ने हैं। ये चीज़ अगर आपको सही टाइम पे पता चल जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो सकती है। तो यही था यार कुछ लर्निंग्स, और जो हमें ऊबर से समझ में आती है, और कैसे हम लोग लाइक डेली लाइफ में भी ये सारी चीज़ें को इम्प्लीमेंट करके एक पावरफुल इकोसिस्टम खुद के लिए क्रिएट कर सकते हैं, कंपनी के लिए क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिएट कर सकते हैं, एट्सेट्रा। तो मैं सारे सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप कोई सा भी पढ़ना आप नीचे जाके पढ़ सकते हो। बाकी जो भी समरी वगैरह थी मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे बता दिया है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर मज़ा आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।